गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कल की क्लास में ही कल के टॉपिक को ही आगे स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक था कि जनरल जो कि पर्टिकुलर की बुक्स होती है उसमें हम ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने कहा था इसके हमें 3 स्टेप्स हमें प्रोसेस यूज करनी होती है। उस प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं। उन तीनों स्टेप्स को हमें 3 स्टेप्स को माइंड रखना होता है। फर्स्ट स्टेप थी कि हमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन एक्चुअली हो रहा है उसमें कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। मिनिमम 2 होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जब हम अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अकाउंट्स की पहचान कर लेंगे, खातों की पहचान कर लेंगे, तब हम बात करेंगे रूल्स की। आई मीन इसके बाद हम नियमों को लागू करेंगे, रूल्स को अप्लाई करेंगे। और जब रूल्स को अप्लाई कर चुके हैं तो उसके बाद करना क्या है, अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है। तो इस वे में हमें कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी थी। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। और उससे पहले एक नोट हमने कल पढ़ा था, एक नोट था, ठीक है। नोट क्या था? नोट था द नेम ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस। The name of owner of the business is not used in the books of business। कि बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है उसकी बुक में हम कभी भी बिजनेस के ओनर का नेम यूज नहीं करते हैं। प्रिया, अपना जो वीडियो है उसको क्लोज करो। ओनली मेरा वीडियो, मेरी वॉइस आपके पास आनी चाहिए। ठीक है। तो द नेम ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस इज नॉट यूज्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस इफ owner contributes something then capital will be used। बिजनेस का ओनर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ लगाता है, तो हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल यूज करेंगे। बट ही विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज देन drawings will be used। इसको हम कल हमने समझा था, इसका एक पर्टिकुलर नोट था, ठीक है। अब देखिए मैं इस नोट को समझा देता हूं फिर से कि जो बिजनेस का ओनर है उसका नेम कभी भी बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर? ओनर का नाम कभी यूज नहीं करते। कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं जब तक अस्तित्व की अवधारणा। मेरी लाइव क्लास है। ओनर का नेम यूज नहीं करेंगे। ओनर कुछ भी लगाता है, कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो हम यूज करते हैं कैपिटल। वो लगा रहा है, जिसको दे रहा है, तो कैपिटल यूज करेंगे। पर वो डिपॉजिट की तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लगा नहीं रहा है, तो वो पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल कर रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे? हिंदी में कहें तो बिजनेस का स्वामी है, जो बिजनेस का मालिक है, उसका नाम कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। यदि व्यापार का मालिक अपने व्यापार में कुछ भी लगाता है, अपने व्यापार में कुछ भी देता है, तो हम कैपिटल मतलब हिंदी में कहते हैं उसको पूंजी यूज करेंगे, ठीक है। और वो लगा नहीं रहा, बिजनेस में दे रहा है, तो हम यूज करेंगे आहरण। ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? बिजनेस मेन के रिगार्डिंग, मालिक के ऊपर यूज होते हैं, ठीक है। अब आगे की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। ये नोट आप उसी तरह लिखना जैसे मैंने समझा है।
क्लियर? एक ट्रांजैक्शन में वो समझता हूं, आई थिंक ये फोर्थ ट्रांजैक्शन है, कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त किया 4,000 रुपीज। बिजनेस को कहीं से कमीशन मिला है, बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया है। बिजनेस ने क्या रिसीव किया है? कमीशन रिसीव किया है। तो हम पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक वर्ड जो हमारे सामने है वो है कमीशन। फर्स्ट वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो कमीशन इफेक्ट हो रहा है। और रिसीव किया तो जो 4,000 रुपीज है वो क्या है? वो है कैश। तो कैश होगा ना, एक क्या इफेक्ट हुआ? कैश इफेक्ट हुआ। अब आप मुझे बताना, रिप्लाई करना रोंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है? मतलब व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, या नाममात्र खाता है? एक बार आप रिप्लाई करके बताइए। आपका रोल होगा तो मैं आपको वापस से समझा दूंगा, आपका मैं करेक्ट कर दूंगा। एक बार सभी और भी आई मीन अलग क्रिया में लगाते बताइए मुझे कि जो कमीशन है वो किस नेचर का अकाउंट है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कमीशन किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नेम नहीं हो सकता, ये तो ह्यूमन बीइंग नहीं है। इट मींस पर्सनल अकाउंट में नहीं है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन है, नहीं है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो भी नहीं है। कैपिटल भी इफेक्ट नहीं हो रहा, एंड वर्क भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ये फोर ट्रांजैक्शन जब इफेक्ट नहीं होंगे तो अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? तो अकाउंट पर्सनल इफेक्ट होगा। सेकंड आता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या होता है? या तो कैश इफेक्ट होता है, मतलब वास्तविक खाते में या तो कैश इफेक्ट होता है या फिर कोई एसेट इफेक्ट होती है। तो यहाँ तो कमीशन इफेक्ट हो रहा है, ना तो कैश है। कैश अलग से, कमीशन अपने आप में क्या है? कमीशन अपने आप में आप एक रिसीव कर रहे हैं, तो कमीशन अपने आप में क्या है? आपकी आय है। मतलब ये अपने लिए क्या होगी? इनकम होगी। ना व्यक्ति का नाम है, ना कोई वस्तु है, ये एक इनकम है। ठीक है। और अब बताइए कौन से नेचर का होगा? इनकम और एक्सपेंस ऑलवेज नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का, मतलब से हम कहते हैं नाम मात्र का खाता। कौन से नेचर का होता है? नाम मात्र का होता है। अब बताइए, कमीशन की तो बात कर ली हमने, अब आप मुझे ये बताइए कैश कौन से नेचर का है? फिक्स है। अब तो जब भी कैश है ना, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, हाँ ये अकाउंट है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बताइए कैश कौन से नेचर का अकाउंट है? कैश कौन से नेचर का अकाउंट है? जल्दी से बता दीजिए। कैश ऑलवेज, कैश हो या कोई अदर एसेट्स हो, कोई संपत्ति हो, तो हमेशा रियल नेचर का अकाउंट होता है। कौन से नेचर का? रियल नेचर, मतलब वास्तविक खाता। हमें हाँ, जिनका ऑडियो वीडियो ऑन है वो प्लीज क्लोज कर लीजिए, फिर मेरी वॉइस और मेरा वीडियो आपको दिखना चाहिए। पलक प्रिया, आपका पलक ने जो वीडियो क्लोज कर लिया है। प्रिया, आपका वीडियो ऑन है और ऑडियो भी ऑन है। इससे क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, अपने घर का जो साउंड आ रहा है, घर की पिक्चर सामने आ रही है। क्या हो रहा है? मेरी वीडियो को आप देख सको और फिर मेरी वॉइस आपके पास है, आपकी वॉइस मेरे पास ना आए। वेरी गुड, थैंक यू प्रिया। पलक, आप भी अपना ऑडियो क्लोज कर लीजिए, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। थैंक यू। हाँ, तो देखिए कैश ऑलवेज कौन से नेचर का होगा? रियल नेचर का होगा। खर्चा या इनकम, खर्चा और इनकम, आई मीन एक्सपेंस और इनकम हो, ऑलवेज कौन से नेचर का होगा? रियल नेचर का।
अब आप मुझे बताइए कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग एंट्रीज पास करते हैं, जनरल में कुछ भी हम रिपोर्ट करेंगे तो रूल ये है कि जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको डेबिट करना है और जितने भी इनकम होगी उन्हें हमें क्रेडिट करना है। जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको हमें डेबिट करना है और जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको डेबिट करना है और जितने भी इनकम होंगे उनको हमें क्रेडिट करना है। तो कमीशन रिसीव किया है, रिसीव करना कभी भी एक्सपेंस नहीं होता है, रिसीव करना कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, रिसीव इनकम होती है। एक्सपेंस में तो हम पेमेंट करते हैं, इसका मतलब इनकम हो रही है, आय हो रही है और इनकम ऑलवेज क्या होती है, इनकम ऑलवेज सीआर होती है। इनकम ऑलवेज आय हमेशा सीआर होती है। अब बात करें कैश की। कैश कौन सा नेचर है, रियल अकाउंट है। कौन सा नेचर है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल्स मैंने लास्ट क्लास में बताया है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोस आउट। आने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु। यदि वस्तु आती है, व्हाट कम्स इन है तो डेबिट करेंगे और व्हाट गोस आउट है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो जो हम कमीशन रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश तो आएगा ना। आप लोगों ने मुझे कमीशन दिया तो कमीशन तो एक आय का नेचर है, पर उस कमीशन के वे में ऐसा कमीशन मुझे क्या मिलेगा, कैश में मिलेगा। तो कैश क्या हो गया, इन हो गया। और रियल अकाउंट में क्या है, व्हाट कम्स इन। आने वाली वस्तु को क्या करना होता है, आने वाली वस्तु को दिया करना होता है। इस तरह हमने टू प्रोसेस कंप्लीट कर ली। हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर लिया, तो एक नॉमिनल अकाउंट था और एक में रियल अकाउंट था। देन हमने रूल्स को अप्लाई किया, अब हम एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री जब पास करेंगे तो सबसे पहले ऑलवेज हमें डेबिट को टॉप पे यूज करना है। इट मीन सबसे पहले हमें कैश को यूज करना है, कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा स्पेस देखिए, ऑलवेज थोड़ा सा स्पेस देखिए यूज करना है टू कमीशन अकाउंट। मैंने बताया था डीआर के लिए डीआर यूज करते हैं, पर सीआर के लिए कभी भी सीआर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टू अकाउंटिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप में सीआर होता है। ये टू किसको इंडिकेट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, टू का मतलब ही सीआर होता है। तो लिख दिया। अब यहां जब अमाउंट को हम बनाएंगे, अभी मैंने आपको वैसे फॉर्मेट में एंट्रीज करना नहीं बताया है, अभी ओनली एंट्री समझ रहे हैं, फिर मैं आपको फॉर्मेट में कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कमीशन दिया है तो अमाउंट आएगा डीआर की कॉलम में, सॉरी कैश क्या है, डीआर हो ना, तो एंट्री में देखो आप कैश का डीआर अमाउंट में कहां गया, डीआर में गया, पर कमीशन डीआर में नहीं है। कमीशन तो कहां है, सीआर में। तो सीआर का कॉलम फर्स्ट वाला नहीं है, सीआर का कॉलम तो नेक्स्ट वाला है। यहां पर भी कितना लिखेंगे, 4000 रुपीस की हम लिखेंगे। इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। क्या कुछ आई मीन 5% समझ में आया आपके? आप मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कुछ समझ में आया। अभी बहुत कुछ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं कहूंगा आप सब कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया क्या, समथिंग आपको समझ में आया क्या, रिप्लाई करके बताइए। आदित्य अलग क्लियर, कुछ समझ में आया है? अलग रेगुलर वीडियोस को वॉच करना, कुछ से बहुत कुछ भी हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आई होप जल्दी ऑफलाइन क्लासेस होगी तो वहां तो डाउट ही फिनिश जाएंगे आपके, क्योंकि सेम टाइम आप क्वेश्चन मेरे सामने होगी, मैं सेम टाइम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं और आगे चलते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आई वांट टू आस्क समथिंग, कि किसी बिजनेस में जो मेन वर्क है वो क्या होता है? कैन यू रिप्लाई मी? किसी बिजनेस का मेन वर्क क्या होता है? आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस का मेन वर्क क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं बताता हूं, किसी भी बिजनेस का मेन वर्क जो होता है वो एक तो होता है परचेज करना और दूसरा क्या होता है,
सेल करना। क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही है, सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड करना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट सर्विस और गुड्स प्रोवाइड तभी करोगे, प्रोवाइड मींस सेल तभी करोगे जब पहले आपके पास वो गुड्स होगा। इट मींस पहले आप क्या करोगे? फर्स्टली यू शुड परचेज देन यू सेल। पहले आप करोगे, परचेज करोगे। आप शॉप खोल रहे हो, ठीक है, स्टेशनरी शॉप, आपके पास तो स्टेशनरी है ही नहीं, आप सेल कैसे करोगे? इट मींस पहले आप शॉप ओपन करोगे तो स्टेशनरी खुद आप परचेज करके लाओगे, फिर आपका मार्जिन में ऐड करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, और देन आप उसको सेल करोगे। इससे हितेश पूरा आप लेट हो गए हो, दिल्ली टाइम के पूरी क्लास जब किया करो 2:30 के अप्रॉक्स। तो बिजनेस का जो मेन वर्क क्या होता है? परचेज करना और सेल करना। इज दिस क्लियर? परचेज मतलब होता है खरीदना, और इसका मतलब होता है बेचना। बिजनेस में क्या होता है? खरीदते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, देन हम इसको सेल करते हैं। इंग्लिश में क्या? पहले परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद ऐसा कहना हो कि मैंने 100 रुपीज में परचेज किया। अब 100 रुपीज में परचेज किया तो 100 में तो सेल करूंगा नहीं। मैंने क्या कहा, सोचा कि ठीक है 20 रुपीज का मार्जिन लेता हूं, तो मैं सेल कितने में होगा? 120। तो सेल करना मेन एम होता है, किसी भी बिजनेस का सेल करना मेन एम होता है। अब वो सेल क्या कर सकता है? सर्विस भी सेल कर सकता है और गुड्स भी सेल कर सकता है, ठीक है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा सकते हैं, वो तो गुड्स के नीचे जाएगा। बट इसको हम लोग ओनली फील करते हैं, ओनली क्या करते हैं? फील करते हैं, वो सर्विस होती है। लाइक टेलीफोन मोबाइल की सर्विसेज है हमें जो प्रोवाइड की गई है, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं? ओनली फील करते हैं, हम लोग लेके नहीं जा सकते। मैंने आपको सिखाया, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरा नॉलेज वापस दे दो, आप मुझे दे दो क्या? आप नहीं दे सकते। क्यों? वो ब्रेन में जाता है, फिजिकल ब्रेन में नहीं है। हाँ, नोट्स को मेंटेन कर सकते हो, पर मैंने ये नहीं कहा कि नोट्स दे दो, मैं तो कह रहा नॉलेज दे दो। तो मैंने आपको जो स्टडी कराया, मैं आपसे नॉलेज मांगो, क्या आप दे दोगे? आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो ब्रेन में चला गया। कोई सर्विस है, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, पर एक शॉपकीपर आपको सर्विस नहीं देगा, वो आपको गुड्स प्रोवाइड करेगा। अब मैं क्यों कहने जा रहा हूँ, उसके कुछ रीजन है। रीजन क्या है समझिए। गुड्स परचेज of rupees 40,000, माल खरीदा। हम बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने क्या किया? फर्स्टली गुड्स परचेज किया, मतलब माल खरीदा। अब हमें इसकी भी एंट्री करनी है, तो ध्यान दीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, लिसन केयरफुली। जब भी बिजनेस हम परचेज करते हैं तो जब एंट्री करेंगे ना, तो हम गुड्स यूज नहीं करेंगे। क्या यूज नहीं करेंगे? गुड्स यूज कभी भी नहीं करेंगे, चाहे गुड्स हम परचेज करें या हम सेल करें। परचेज करेंगे तो भी एंट्रीज में गुड्स यूज नहीं करना, और सेल करेंगे तो भी गुड्स यूज नहीं करना। परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स नहीं लिखना, परचेज ही यूज करना है। और गुड्स को सेल कर रहे हैं तो भी हमें गुड्स यूज नहीं करना, तब हमें यूज करना है सेल। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज यूज करना है, इसके लिए गुड्स के लिए, और गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल ही यूज करना है, गुड्स का नेम यूज नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से इस ट्रांजैक्शन को हम जनरलाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है? परचेज, ठीक है, क्या इफेक्ट हो रहा है? परचेज, माल खरीदते हैं ना, तो मैंने कहा गुड्स तो यूज करते ही नहीं है, मैंने कहा गुड्स तो यूज करते ही नहीं है, हम यूज क्या करेंगे? परचेज यूज करेंगे। और एक अब परचेज किया तो कैश इफेक्ट तो होगा ही, कैश तो इफेक्ट हो गया ना। तो नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा वो होगा यहाँ पर कैश। क्या इफेक्ट होगा? कैश इफेक्ट होगा। अब परचेज कौन से नेचर का अकाउंट है? कैन यू टेल मी? क्या आप मुझे बता सकते हो परचेज कौन से नेचर का अकाउंट है? आई मीन ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, अदरवाइज ये रियल नेचर का अकाउंट है? रिप्लाई करके बताइए। जैसे मैंने कहा लॉन्ग राइट, लॉन्ग राइट को बस सोचिए, आप अपना एक एम रखिए कि हम रिप्लाई करके देखते हैं। तो याद रखना, परचेज करना एक्सपेंस और सेल करना इनकम। गुड्स को
परचेज करना एक्सपेंस है, खर्चा है, और गुड्स को सेल करना हमारे लिए इनकम है। इज दिस क्लियर? गुड्स को परचेज करना अपने लिए एक्सपेंस है, और गुड्स को सेल करना अपने लिए इनकम है। तो यहाँ पे परचेज क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस मतलब खर्चे हमेशा कौन से नेचर के अकाउंट होते हैं? नॉमिनल नेचर के। कौन से नेचर के? नॉमिनल नेचर के, मतलब नाम मात्र का खाता हो जाता है ये। कौन से नेचर का? नाम मात्र का। कैश, कैश लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैश तो ऑलवेज ही क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। कैश ऑलवेज कौन सा होता है? रियल अकाउंट होता है। और ये कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट, मतलब वास्तविक खाता। रियल अकाउंट क्या बोलेंगे? वास्तविक खाता। अब मुझे आप ये बताइए, परचेज को मुझे डीआर करना होगा या सीआर? सभी को अप्लाई करना है। इट इज मस्ट, इट इज मस्ट, सभी को अप्लाई करना है। परचेज के आगे मुझे डीआर लिखना है या सीआर लिखना है? अप्लाई करके बताइए। परचेज के सामने मुझे यहाँ पर डीआर लिखना है, अदरवाइज मुझे यहाँ पर सीआर यूज करना है। जल्दी से बताइए कि परचेज के सामने मुझे डीआर यूज करना है या सीआर यूज करना है। आप रूल्स में जा सकते हो, रूल्स को चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमें डीआर यूज करना होगा या सीआर। तो मैंने क्या कहा था? अकाउंट को हमने आइडेंटिफाई किया, अकाउंट नॉमिनल नेचर का हुआ। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको तो डेबिट करते हैं, जितनी इनकम होती है उनको हम क्रेडिट करते हैं। इस ट्रांजैक्शन में इनकम तो हुई नहीं, इसमें क्या हो गया? एक्सपेंस को दिया करके। बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका। ऑलवेज क्या करेंगे? डीआर करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो जब भी अपने माइंड में हमें लगता है कि एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है, ज्यादा सोचना है, डायरेक्टली लिया। ओके, तो फिर कैश का बताओ मुझे, कैश को क्या करना है? कैश को क्या करना है? इसको डीआर करेंगे या सीआर करेंगे? इसको डीआर करेंगे या सीआर करेंगे? बिल्कुल सही है। क्या मुझे इसका रीजन बता सकते हो कि हम इसको सीआर क्यों करेंगे? आपका आंसर करेक्ट है बिल्कुल, बट आई वांट टू नो द रीजन। आई वांट टू नो द रीजन। हम सीआर क्यों करेंगे कैश को? क्योंकि आप यदि रीजन बताना सीख गए किसी भी पॉइंट का, मींस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो रीजन क्या है? फर्स्ट चीज, ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रोल क्या होता है कि जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है, पर जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होती है। इंग्लिश में व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आ रहा है वो डेबिट करेंगे, व्हाट गोस आउट वो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। बिल्कुल सही पलक। तो यहाँ कैश आया गया गया, व्हाट गोस आउट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इस तरह से जैसे अभी आप मुझे रिप्लाई करो बहुत अच्छा लगता है जब आपके समझ में रिप्लाई आता है। इसका मतलब क्या? पूरे एक्टिव होकर पढ़ रहे हो, तो यही हमें करना है। मैंने कहा एक बार, फिर से कह रहा हूँ, कभी भी ये मत सोचना कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। हमें हमारी अभी आप रिप्लाई कर रहे हो, कोई इंसल्ट नहीं है, कोई भी इंसल्ट नहीं है। इंसल्ट तब होती है जब एग्जाम में आपने पेपर दिया वहां पर रॉन्ग कर दिया। या तो क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं, रॉन्ग है, अच्छी बात है, रॉन्ग नहीं है तो भी अच्छी बात है। क्योंकि रॉन्ग है तो अच्छी बात क्यों है? क्योंकि रॉन्ग होने से मुझे पता चलेगा कि आपने रॉन्ग बताया, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। और करेक्ट कहा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका। तो एंट्री करते हैं कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर, तो थोड़ा स्पेस देंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे जैसे डीआर कॉलम में सीआर कॉलम में अमाउंट कितना आ जाएगा? 40,000 डीआर में आ जाएंगे, 40,000 सीआर में आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? यस और नो? ओनली वाई और एंड दिया करो। आपके समझ में आ गया है? यस या नहीं? नो? वाई और एंड, ओनली वाई और एंड लिखना आपको, कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखना है। यस और नो नहीं, वाई और एंड लिख के बता दीजिए कि आपके समझ में आ गया है। क्या आपके समझ में आ गया है? फास्ट रिप्लाई करिए प्लीज। वेरी गुड।
अब मैं इस ट्रांजैक्शन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ परचेज को हटा देता हूँ। तो याद रखना, गुड्स को हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, गुड्स नहीं यूज करेंगे, परचेज करेंगे तो परचेज ही यूज करेंगे, और सेल करते हैं तो सेल ही यूज करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज, इस पर अमाउंट चेंज करके मैं लिखता हूँ 50,000 रुपीज। तो फर्स्ट तो कौन सा है इसमें, सोल्ड, जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो सेकंड फॉर्म में होता है क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुका होता है, आई मीन पास्ट ट्रांजैक्शन हो गया, और ये सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट में ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में ऑलवेज वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ जो बात करते हैं वहां पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे। सोल्ड नाम क्या करेंगे, सेल्स, क्या करेंगे, सेल्स। अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, सेल नहीं, एंट्रीज करेंगे, सेल्स यूज करेंगे। एक तो क्या इफेक्ट हो गया, सेल्स, गुड्स तो लिखना ही है ना, और जब सेल करेंगे तो एक और चीज पे इफेक्ट होनी है, कैश तो इफेक्ट होना ही है। अब बताइए सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट है, क्विकली रिप्लाई कीजिए, जल्दी से बताइए सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, रियल नेचर का अकाउंट है, या नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, आई मीन व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, या फिर ये अवास्तविक खाता है। नॉमिनल नेचर का, वेरी गुड, ये और नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन से नेचर का अकाउंट है, कैश कौन से नेचर का अकाउंट है ये भी बता दीजिए। वेरी गुड, रियल नेचर एंड रियल अकाउंट। सेल्स को हम डीआर करेंगे या सीआर करेंगे, मतलब नॉमिनल अकाउंट में किसको हम डेबिट करते हैं और किसको हम क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स सेल किया है, और सेल करना एक्सपेंस नहीं होता, सेल करना इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और कैश, जब गुड्स सेल करेंगे तो कैश जाएगा नहीं, हमारे पास आएगा। और कैश इन हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसमें जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिया के कॉलम में लिखा जाएगा 50,000, और यहाँ पर भी 50,000 रुपीज। कितने स्टेप्स के ये ट्रांजैक्शन की एंट्री समझ में आ गई है, रिप्लाई करके बताइए। ये जो मैं एंट्री बनाई है तब समझा कि क्या आपके समझ में आ गई है, आर यू अंडरस्टैंड राइट नाउ, आर यू अंडरस्टैंड, क्या आपके समझ में आ गया है। रिप्लाई करना जरूरी है, रिप्लाई करके बताइए कि क्या आपके समझ में आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास रेगुलर लेना और वीडियोस को रेगुलर आप वॉच करना, क्योंकि यदि आप वीडियोस को रेगुलर वॉच करोगे ऑटोमेटिकली आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको ब्रेन आपसे कोई कुछ कहने लग जाएगा कि हाँ इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, वो आप अपने आप से बातें करने लग जाओगे। ओके, अब मैं एक बात आपसे करता हूँ जो मैंने दो वीडियो में एक्सप्लेन की है। एक तो गुड्स होता है और एक एसेट्स होता है। क्या इन दोनों में डिफरेंस मुझे बता सकते हो आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स? माल और संपत्ति में क्या अंतर होता है? माल और संपत्ति में क्या अंतर होता है? देखिए, ये भी कोई आइटम है, कोई वस्तु है, ये भी कोई आइटम ही है, दोनों कोई वस्तु होती है, लेकिन चेंज क्या है? चेंज ये है, गुड्स हम परचेस करते हैं ना, तो क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है कि
सेल करना है। तो सेल करने के पर्पस से कोई भी आइटम परचेस करते हैं, कोई भी वस्तु परचेस करते हैं, सेल करने के पर्पस से हम कोई भी वस्तु कोई भी आइटम परचेस करते हैं, तब तो क्या होता है गुड्स। लेकिन एसेट्स में ऐसे नहीं होता, संपत्ति में ऐसे नहीं होता। परचेस तो इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें हम परचेस करते हैं सेल करने के उद्देश्य से नहीं, सेल करने के ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि उसको यूज करने के पर्पस से। यूज करने के पर्पस से किसी भी वस्तु को, किसी भी आइटम को परचेस करते हैं, तो क्या बन जाता है, वो एसेट्स बन जाती है। ठीक है, मेरी स्टेशनरी की शॉप है और उसमें जो काउंटर लगा है सामने, वो अपने में क्या होगा बताइए। हमारी शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है और उसके स्टार्टिंग में काउंटर लगा हुआ है, वो काउंटर हमारे लिए क्या है, वो गुड्स है या एसेट्स है, जल्दी से बताइए। एसेट्स है, वेरी गुड, क्योंकि वो हमने बेचने के लिए लिया है, वो हम यूज कर रहे हैं। ओके, बट उसी शॉप में फैन लगा हुआ तो क्या है, उसी शॉप में, उसी दुकान में जो फैन लगा हुआ है वो क्या है, गुड्स है या एसेट्स। स्टेशनरी की शॉप में ही जो फैन लगा हुआ है या कूलर लगा हुआ है या एसी लगा हुआ है, वो भी हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि उसको भी हम यूज करने के लिए ही लाए हैं। बट हमारे शॉप पे जो बुक्स रखी हुई है, जो पेन रखे हुए हैं, जो इरेजर रखे हुए हैं, जो शार्पनर रखे हुए हैं, वो हमारे लिए एसेट्स नहीं है। क्यों? वो यूज करने के लिए नहीं है, वो सेल करने के लिए। तो मैंने ये कहा था कि जब गुड्स को परचेज करते हैं तो हम परचेज यूज करते हैं, और सेल करते हैं तो हम लोग भी सेल्स यूज करते हैं। पर ये रूल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता है। व्हाट इज एसेट्स? आदित्य लास्ट वीडियोस देखना, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कि एसेट्स क्या होती है और गुड्स क्या होता है। मतलब एसेट्स को मतलब वैसे भी कहते हैं संपत्ति, एसेट्स को वैसे में क्या बोलते हैं, संपत्ति कहते हैं। इंग्लिश में एक और नाम इसका प्रॉपर्टी। और उसी को अभी मैं वही तो सुन रहा था आपको, एसेट्स क्या होती है और गुड्स क्या होता है। मैं इसी की डेफिनेशन कर रहा था कि दोनों वस्तु है, ऐसी वस्तु जिसको बेचने के लिए खरीद रहे हैं, ऐसी वस्तु, ऐसा आइटम जिसको बेचने के लिए खरीद रहे हैं, उसको तो कहते हैं गुड्स, मतलब माल। पर ऐसी वस्तु जिसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, जिसको हम लोग काम में लेने के लिए, जिसको हम उपयोग में लेने के लिए खरीद रहे हैं, वो होगी हमारे लिए एसेट्स, मतलब संपत्ति। अब समझ में आ गई बात? क्या अब बात समझ में आ गई आपके? बेचने के लिए खरीदेंगे तो गुड्स है, उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए परचेस करेंगे तो वो एसेट्स है। तो मैं कह रहा था गुड्स परचेस करेंगे या सेल करेंगे तो गुड्स का नेम नहीं आएगा। क्या यूज करेंगे? परचेस करेंगे तो परचेज यूज करेंगे और सेल करेंगे तो सेल करेंगे। बट ये रूल ओनली गुड्स के लिए है, एसेट्स के लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होता है। एसेट्स में चाहे वो परचेस करें या सेल करें, परचेस करें या सेल करें, हमें यूज करना है नेम ऑफ एसेट्स यूज करना है। परचेस करेंगे तो भी उस एसेट्स का नाम लिखेंगे और सेल करेंगे तो भी उस एसेट्स का नाम लिखेंगे। परचेज और सेल ओनली हमें गुड्स के लिए ही यूज करना है। परचेज और सेल ओनली हमें गुड्स के लिए ही यूज करना है। एसेट्स के लिए कभी भी हम परचेज और सेल यूज नहीं करते हैं। एसेट्स के लिए हमें यूज करना होता है एसेट्स का नेम। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? जल्दी से सभी रिप्लाई करके बताइए, क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है? परचेज और सेल किसके लिए यूज करना है? गुड्स के लिए। बट एसेट्स होगी तो हम परचेज और सेल यूज नहीं करेंगे, हम एसेट्स का नेम ही यूज करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर परचेज किया। हम मान लेते हैं कि जो इस बार हम मानते हैं कि हमारी डिपार्टमेंट स्टोर है, किराना की दुकान है, और हमने फर्नीचर परचेज किया 30,000 रुपए का। हमारी दुकान किसकी? किराना स्टोर है, तो हमने फर्नीचर परचेज किया, तो ये फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हुआ या एसेट्स हुआ? पहले तो बताइए। हमारी किराने की दुकान है,
डिपार्टमेंट स्टोर है और हमने फर्नीचर परचेस किया है, ये हमारे लिए गुड्स है या एसेट्स है? पहले तो ये बताइए, क्विक आंसर दीजिए। अलग फिर से सुनना, हमारी जो शॉप है, हमारी जो दुकान है, वो किसकी है? किराने की। किराना मतलब क्या होता है? शुगर, आई मीन चाय, चीनी वगैरह जो हम नॉर्मल गुड्स बेचते हैं, उसकी दुकान है। पर हमने परचेस क्या किया है? हमने परचेस किया फर्नीचर। वेरी गुड, आपने अपनी बात को समझ लिया कि वो गुड्स नहीं है, तो हमारे लिए एसेट्स है। हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। तो हम एसेट्स के लिए एसेट्स का नेम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे फर्नीचर। ठीक है, और फर्नीचर परचेस किया तो दूसरा क्या इफेक्ट होगा? एक तो इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर इफेक्ट हो गया। सेकंड थिंग क्या इफेक्ट होगी? फर्स्ट थिंग तो इसमें फर्नीचर इफेक्ट हो गया। सेकंड थिंग क्या इफेक्ट हो रही है? कैश इफेक्ट हो रही है। फर्नीचर रियल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि एसेट्स हमेशा रियल नेचर होता है, रियल अकाउंट होता है, और कैश भी ऑलवेज रियल नेचर ही होता है। अब रूल्स क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट। वस्तु आती है डीआर करो, वस्तु जाती है सीआर करो। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया तो हम इसको डीआर करेंगे, लेकिन कैश तो नहीं आया ना, कैश तो गया, इसलिए हम इसको सीआर करेंगे, क्योंकि आने वाली वस्तु जाने डीआर होती है और जाने वाली वस्तु सीआर होती है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट। अब इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे? इस बार परचेज से नहीं लिखना है, क्योंकि ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये हमारे लिए एसेट्स है। अब एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, डीआर के सामने भी 30,000 आएगा और सीआर के सामने भी 30,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक जितना टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया है, समझाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू सो मच।